इससे पहले हम लोग वेव नेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल की वेव थ्योरी। उसके अलावा हमने पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्लैंक्स का कांस्टेंट भी पढ़ा है। डी ब्रॉगली ने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इन दोनों को कंबाइन किया और एक नई इक्वेशन दी जिसको बोला जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने मेनली दो इक्वेशन को कंबाइन किया, एक तो आइंस्टीन्स इक्वेशन, ये E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और दूसरी है प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पार्टिकल की एनर्जी होती है hc बाय लैम्बडा। इन दोनों को उसने कंबाइन किया, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। वेवलेंथ हो जाएगा hc बाय mc स्क्वायर, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन mc। c क्या है? लाइट की वेलोसिटी। डी ब्रॉगली ने इसको v से रिप्रेजेंट किया। v हो जाएगी अब पार्टिकल की वेलोसिटी। तो m एक पार्टिकल का मास है जो कि v वेलोसिटी से मोशन में है। अब ये पार्टिकल है, पार्टिकल का मास दिया है, पार्टिकल की वेलोसिटी दी है। यदि डी ब्रॉगली का कहना था कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उससे रिलेटेड वेव भी होगी, यानी वो वेव नेचर शो करेगा। तो मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड वेव होगी और उस वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है जिसको बोला जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्बडा यहां पर वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m एक पार्टिकल का मास है, इट इज मास ऑफ वन पार्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है, और v पार्टिकल की वेलोसिटी। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है यदि वो मोशन में है तो उससे रिलेटेड वेव होगी। उसकी वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन बोला जाता है। न्यूमेरिकल करते समय कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए लैम्बडा क्या है, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ यदि आपको मीटर में चाहिए तो h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में रखेंगे अपन? जूल में रखेंगे। 6.624 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। मास पार्टिकल का किस में रखना है? एक पार्टिकल का मास रखना है और ये मास आपको रखना है किलोग्राम, और v पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये रखना है मीटर पर सेकेंड। तो मेनली यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा सपोज वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है सेंटीमीटर में, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में रखेंगे? ये डेफिनेटली आर्ग में रखेंगे। मास किस में रखेंगे पार्टिकल का? ग्राम में रखेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक पार्टिकल का मास है ना, वन मोल नहीं, वन पार्टिकल का मास है। और v वेलोसिटी इसको रखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में मास ग्राम में दिया है आप और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है मीटर में, आप यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं इसलिए आंसर नहीं आता है। तो वेवलेंथ यदि मीटर में कैलकुलेट करनी है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकेंड में, मास किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ यदि सेंटीमीटर में निकालना है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आर्क सेकेंड में, मास ग्राम में, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया इतना? तो जितने भी मटेरियल पार्टिकल यदि मोशन में है तो उनसे रिलेटेड वेव होगी, मतलब वो वेव नेचर शो करेंगे, और उस वेव की वेवलेंथ हम इस डी ब्रॉगली इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पार्टिकल दिया है इलेक्ट्रॉन
उसकी वेलोसिटी दी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ये मटेरियल पार्टिकल है तो हम डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब देखिए वेवलेंथ यदि आपको मीटर में कैलकुलेट करना है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में रखेंगे, जूल सेकंड में। 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34। हम यूनिट भी लिख देते हैं ताकि यूनिट, फाइनल यूनिट कैसे आती है वो भी आपको समझ में आएगा। इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। मास हो गया किलोग्राम इंटू वेलोसिटी, ये हमने जूल सेकेंड में रखा है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किलोग्राम में, तो वेलोसिटी रखेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में ही दी है 1000 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ रहा है सभी को। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। देखिए यूनिट किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है और ये मीटर पर सेकेंड, तो एक मीटर पर सेकेंड से एक मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, मीटर बचा, तो आंसर मीटर में आ जाएगा सीधे वैल्यू। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.25 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप डी ब्रोगली इक्वेशन अब आपको याद हो चुकी होगी, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mv। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, बॉल का मास किलोग्राम में दिया है 0.1 किलोग्राम, हम यूनिट के साथ लिखते हैं ताकि यूनिट का कंफ्यूजन दूर होगा। वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में रखेंगे आप, जूल सेकेंड में। जूल सेकेंड मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसमें वैल्यू रखेंगे। जूल सेकेंड लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखेंगे। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। आंसर किस में आ जाएगा, एक मीटर बच रहा है ऊपर, तो आंसर आएगा मीटर में। ये 0.1 और 10 ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। आपको काइनेटिक एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की 3 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल्स। कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो आपको हाफ mv स्क्वायर दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल्स। इतना समझ में आया। इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे पहले, और वेलोसिटी को डी ब्रोगली इक्वेशन में रख के वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये सीक्वेंस है। तो हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू v स्क्वायर। v स्क्वायर हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। यहां से आपको वेलोसिटी निकालना है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 812 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने इलेक्ट्रॉन की। अब इस वेलोसिटी को इस डी ब्रोगली इक्वेशन में रख दीजिए और वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है
वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की 812 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8967 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब क्वेश्चन में कई बार वो यूनिट चेंज कर देते हैं, सपोज नैनोमीटर में दिया है तो नैनोमीटर में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो आपको ये याद होना चाहिए 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ये पहले भी कई बार बता चुके हैं, फिर से एक बार देखिए रिवीजन हो जाएगा। ये मीटर में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो जो डिजायर्ड यूनिट है उसको न्यूमरेटर में रखना है, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8967, ये -10 है, -9 है, ऊपर कितना बचेगा? -1 नैनोमीटर। -1 मतलब इसको आप लिख सकते हैं 896.7 नैनोमीटर। समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, उससे हमने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट की और वेलोसिटी को डी ब्रोगली इक्वेशन में रख के वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। अब यूनिट यदि चेंज है तो डिजायर्ड यूनिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन मूविंग विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ आपको दी है, फोटोन की मास पूछा है। अब फोटोन क्या है? फोटोन लाइट का पार्टिकल है। लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको फोटोन बोला जाता है। तो लाइट का पार्टिकल है तो वेलोसिटी किसकी होगी? लाइट की वेलोसिटी होगी। ये आपकी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्या कैलकुलेट करना है आपको? मास कैलकुलेट करना है। तो मास हो जाएगा h/λ इंटू v। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। ये हम रख रहे हैं जूल सेकेंड में, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वेवलेंथ मीटर में रखनी होगी। वेवलेंथ दी है 3.6 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसको 10 टू द पावर -10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये मीटर में हो जाए, ठीक है। और वेलोसिटी किसकी रखेंगे? लाइट की। क्यों रखेंगे? क्योंकि फोटोन है, लाइट का पार्टिकल है, तो लाइट की वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिजायर्ड यूनिट अपने आप आपको समझ में आएगा। ये मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया नीचे, ऊपर भी मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? किलोग्राम बचेगा। तो आंसर आएगा किलोग्राम, मास आएगा किलोग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.12 इंटू 10 टू द पावर -33 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको फोटोन दिया है, मतलब जो पार्टिकल दिया है उस पर ध्यान देना है। फोटोन है मतलब लाइट का पार्टिकल है, तो वेलोसिटी लाइट की हो गई। ये तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि भी वेलोसिटी क्या रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। टू पार्टिकल्स A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A की wavelength given है आपको, calculate the wavelength associated with particle B if its momentum is half of A. तो B का मोमेंटम A का हाफ है या A का मोमेंटम B का डबल है। डी ब्रोगली इक्वेशन सभी को याद है, h/mv मास इंटू वेलोसिटी। इसको हम मोमेंटम लिख सकते हैं, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब दो पार्टिकल है आपके पास A और B, यहां से आपको पता चल ही रहा है वेवलेंथ और मोमेंटम ये दोनों एक दूसरे की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A की वेवलेंथ और B की वेवलेंथ का उनके मोमेंटम से क्या रिलेशन होगा? A की वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, B की वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है? B का जो मोमेंटम है, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, B का मोमेंटम A का हाफ है,
तो ए को 2 मान लें तो बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है बिल्कुल इजी। ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ये बी की वेवलेंथ ए की वेवलेंथ की डबल है। अब आपको बी की वेवलेंथ पूछिए और ए की वेवलेंथ गिवन है। ए की वेवलेंथ क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। 5 टू जा हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये आ गई बी की वेवलेंथ। क्लियर है सभी को, इजी है बिल्कुल। तो सबसे पहले मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम है। वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बस उसका अपने अप्लाई किया है। बी की वेवलेंथ ए की डबल होगी, मोमेंटम हाफ है तो वेवलेंथ डबल होगी। ए की वेवलेंथ गिवन है, इनटू 2 कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप सभी ने बोहर मॉडल पढ़ा है। बोहर का एक ड्रॉबैक था, किसी को याद है? चलिए बोहर के एडवांटेजेस याद है क्या? बोहर ने 3 फॉर्मूले दिए थे। एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए, दूसरा बोहर ऑर्बिट के रेडियस के लिए, और तीसरा दिया था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ये फॉर्मूला था वेलोसिटी के लिए, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब बोहर के अकॉर्डिंगली यदि आपको ऑर्बिट पता है तो उस इलेक्ट्रॉन की आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी बोहर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल है। बट हेजनबर्ग ने सबसे पहले बोहर का इस कॉन्सेप्ट का अपोज किया था। हेजनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये सब क्या है, मटेरियल पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट था हेजनबर्ग का, और ये बिल्कुल बोहर के मॉडल के अगेंस्ट है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए ये किसी एलिमेंट का आइटम है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज। अब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको देखनी है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम कब देख पाते हैं? जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, लिखा हुआ देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? तो जो लाइट रेडिएशन है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इमेज आपके आंखों के रेटिना पे बन रही है, उससे वो ऑब्जेक्ट आपको, बोर्ड, हम आपको सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि इस इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है तो क्या करना होगा? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ रेडिएशन टारगेट करना पड़ेंगे। तो रेडिएशन का सबसे छोटा, लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल एक फोटॉन अपन ले लेते हैं। एक फोटॉन को आपको टारगेट करना होगा इस इलेक्ट्रॉन पर। ये फोटॉन टकराएगा, टकराने के बाद जब वापस आएगा उसको इंस्ट्रूमेंट से हम रीड करेंगे तो इसकी पोजीशन या वेलोसिटी बता पाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, फोटॉन भी एक पार्टिकल है। फोटॉन जो है वो लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल पार्टिकल है। तो एक इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको कम से कम एक फोटॉन को तो भेजना ही पड़ेगा। अब एक्चुअल में क्या होगा देखिए, जैसे एक फोटॉन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की अभी कुछ वेलोसिटी है, अभी कुछ पोजीशन है उसकी ऑर्बिट में, और उसकी कुछ वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो जैसे ये फोटॉन स्ट्राइक करेगा, अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वही रहेगी क्या? फोटॉन के स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। अब ये टकराया और फोटॉन वापस गया, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट से रीड करेंगे, सपोज उसकी पोजीशन आप लोकेट कर रहे हैं,
तो पोजीशन लोकेट कर रहे हैं, लेकिन जब फोटोन टकराया, अपनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दी, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां से डिस्प्लेस हो गया। अब वो पोजीशन कौन सी बताएगा? पहले वाली, है ना। तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, या आप उसकी वेलोसिटी पता करेंगे तब तक पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। तो एक्चुअल में ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो हेजनबर्ग का कहना था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी इनको एग्जैक्टली और साथ साथ साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं। अब उसने जो इक्वेशन दी उसको बोला जाता है हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेजनबर्ग की इक्वेशन है, del x into del p is equal to or greater than h upon 4 pi। del x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। del p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है। मोमेंटम को आप लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास तो चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज इन मोमेंटम को आपने लिख दिया मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इक्वल टू और ग्रेटर देन, न्यूमेरिकल के लिए हम इक्वल टू मान के चलते हैं, इसको इक्वल टू कर लिया h अपॉन 4 पाई। डेल x इंटू डेल v, मास को इधर ले लें h अपॉन 4 पाई m। m पार्टिकल का मास है, पाई कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। डेल x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल v क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो पोजीशन और वेलोसिटी की जो अनसर्टेनिटी, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक को आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हेजनबर्ग का ये कहना था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं। और ये बोहर मॉडल के अगेंस्ट क्यों है वो भी अब आपको समझ में आ गया। बोहर ने जो फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंगली आपको यदि ऑर्बिट पता है तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। अपन ने कैलकुलेट भी किया है, क्वेश्चंस भी किए हैं, तो उसी का उसने अपोज किया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये पॉसिबल नहीं। जैसे कार के लिए पॉसिबल है, बॉल के लिए पॉसिबल है। आप सभी क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच ने बॉलर ने बॉल फेंकी, तुरंत स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं उसकी पोजीशन के, कहां पे बॉल टप्पा खाई, इन स्विंग हुई, आउट स्विंग हुई, कहां गई, है ना, वो हमें दिख रहा है, बॉल दिख रही है, पोजीशन दिख रही है, और तुरंत स्क्रीन पे तुरंत आ जाता है कि 98 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड भी आ जाती है। तो बॉल के लिए, या फिर कार रेस आपने देखी होगी, कार रेस में कार चलती रहती है, उसकी पोजीशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, वहां पर है, और उसकी स्पीड भी वो दिखाते रहते हैं कि इस स्पीड से कार चल रही है। तो कार हुआ, बॉल हुई, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इनके मास काफी ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, उस रेडिएशन से उनकी पोजीशन या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जैसे बॉल जो हमें दिखाई दे रही है, अब कितने सारे कैमरे हैं, मोबाइल से कोई देख रहा है, सारे कैमरे लगे हुए हैं, जब प्रसारण होता है तो बॉल पे जब रेडिएशन जाते हैं तो क्या वो बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं क्या, स्पीड बढ़ा देते हैं क्या, या कम कर देते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो एक्चुअली जो रेडिएशन है उनके पार्टिकल का मास काफी कम है, और बॉल का मास काफी ज्यादा है, या कार का मास काफी ज्यादा है, तो रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं तो उससे उनका मास अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हेजनबर्ग का कहना था कि भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी आप देखेंगे और कम से कम एक छोटा पार्टिकल भी स्ट्राइक करेगा तो वो इसकी पोजीशन और वेलोसिटी को अफेक्ट कर देगा, इसलिए इसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं। समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ कार of mass 3000 kilogram whose position is known to an accuracy of plus minus 10 picometer। आपको कैलकुलेट क्या करना है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको दी है प्लस माइनस 10 पिकोमीटर। अनसर्टेनिटी इक्वेशन del x into del p इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको
इसको इक्वल टू लेकर चलते हैं h/4π, ठीक है। डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम को आप मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आया समझ में इतना? अब आपको कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये हो जाएगा h/4π इंटू m इंटू डेल एक्स। ये फाइनल इक्वेशन, तो वैल्यूज दी है वो रख दीजिए। h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। 4 पाई की वैल्यू 3.14। मास दिया है कार का 3000 किलोग्राम। ये जूल सेकंड में या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो ये किलोग्राम में रखना है। डेल एक्स आपको मीटर में रखना है। ये दिया है ±10 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है इतना? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.76 इंटू 10⁻⁻27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if the uncertainty in its velocity is 5.7 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंगली इक्वेशन डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h/4π। न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्म में यूज करना है। डेल पी होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, h/4π हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगा h/4π m इंटू डेल वी। समझ में आया इतना? अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 जो आप चाहें रख सकते हैं। मास, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर आपको एक पार्टिकल का मास रखना है, ये ध्यान रखना है। चेंज इन वेलोसिटी यदि है 5.7 इंटू 10⁵। समझ में आया इतना? अब इसको कैलकुलेट करना है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 10⁻⁻10 मीटर। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, यू हैव टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला है, आपको पोजीशन की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। उसके अकॉर्डिंगली इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको निकालनी है। डेल एक्स हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। 4 पाई की वैल्यू 3.14। मास दिया हुआ है आपको 40 ग्राम। मास किस में रखना है? ये जूल में है तो मास किलोग्राम में, तो 40/1000 कर देते हैं, किलोग्राम में होते हैं। अब वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे आपको चेंज इन वेलोसिटी रखना है। एक्यूरेसी कितनी? 2%, तो 2% मतलब 2/100। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसको हम लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये 1000 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये 100 ऊपर ले लेते हैं, अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा
1.46 into 10 to the power -33 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। सबसे पहले हम लोगों ने डाल्टन का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड को मॉडिफाई किया बोहर ने। बोहर मॉडल के बाद आता है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और इसके जो एप्लीकेशन है इसके बाद ही क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया। मतलब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको साइ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन से आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी पोजीशन के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो ये आपके सामने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। डेल्टा स्क्वायर साइ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साइ अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साइ अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइ इक्वल्स टू 0। ये श्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन दी। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है साइ से। साइ को बोला जाता है वेव फंक्शन, और इससे इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए x, y और z ये क्या है? ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये जो फैक्टर है डेल्टा स्क्वायर साइ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसको बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइ विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। e क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। और v क्या है? v इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। और साइ क्या है? साइ वेव फंक्शन है। अब ये वेव फंक्शन क्या है? तो आपको पता है कि यदि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड यदि कोई वेव है तो वेव का एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड मतलब वेव की जो क्रिस्ट है उसकी हाइट या जो ट्रफ है उसकी डेप्थ, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो साइ से इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये केवल इलेक्ट्रॉन से, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो वेव नेचर शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेव होगी उसके एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा साइ। इसके अलावा इसका कोई एप्लीकेशन नहीं। हाँ, इसका यदि अपन स्क्वायर कर दें, साइ स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साइ स्क्वायर से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस साइ स्क्वायर से मिलेगी। ये समझ में आया? तो मान लीजिए किसी एरिया में साइ स्क्वायर की वैल्यू काफी ज्यादा है, हायर वैल्यू है, तो उस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यदि मान लीजिए साइ स्क्वायर की वैल्यू काफी कम है, लो वैल्यू है, तो उस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है। और यदि साइ स्क्वायर की वैल्यू 0 है, किसी न्यूक्लियस के आसपास कोई ऐसा एरिया है, ऐसा पॉइंट है जहां पे साइ स्क्वायर 0 है, तो साइ स्क्वायर 0 है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। उस पोर्शन को बोला जाता है नोड या नोडल रीजन। समझ में आया आपको? नोड या नोडल रीजन क्या है? द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0। तो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपके सामने है। इसका यूं देखा जाए तो हमारे सिलेबस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं इसके सॉल्यूशन को बोला जाता है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेव है
उसके एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती है। लेकिन साई का यदि अपन स्क्वायर करें तो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन के एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी एरिया में साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, हायर वैल्यू है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। साई स्क्वायर की वैल्यू कम है, इन्हें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है। साई स्क्वायर यदि 0 है तो ऐसी प्लेस को बोलते हैं नोड या नोडल रीजन, यानी वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है। अब आगे जब अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, इसका जो एप्लीकेशन है वो क्वांटम नंबर से है, उससे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नोड कितने टाइप की होती है और उनको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो नोड जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, नॉन स्फेरिकल और दूसरा टाइप है स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल जो नोड है इसी का दूसरा नाम है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो नॉन स्फेरिकल नोड इसी को एंगुलर नोड भी बोलते हैं, इसी को नोडल प्लेन भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे L की वैल्यू से। L है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जस्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा आपको इजीली समझ में आएगा। स्फेरिकल नोड इसी को रेडियल नोड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। n क्या है? तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? वही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। n माइनस एल माइनस 1 कर देंगे तो आपको रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोड किसी भी ऑर्बिटल में 2 टाइप की होती है, नॉन स्फेरिकल नोड या स्फेरिकल नोड। नॉन स्फेरिकल नोड को और क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। स्फेरिकल नोड को क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। नॉन स्फेरिकल नोड के लिए फॉर्मूला क्या है? L पे डिपेंड करेगा, और ये स्फेरिकल नोड किस पे डिपेंड करेगा? n माइनस एल माइनस 1। अब यदि किसी ऑर्बिटल में आपको टोटल नोड्स कैलकुलेट करनी है तो टोटल नोड्स के लिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी n माइनस एल माइनस 1 प्लस l। तो ये प्लस l माइनस l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? n माइनस 1। ये टोटल नोड्स होगी किसी भी ऑर्बिटल। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी का जो एप्लीकेशन है, इसी के सॉल्यूशन से क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया है, वो डिस्कस करेंगे।